हाँ जी, गुड आफ्टरनून। आवाज आ रही है सबको? सब कुछ सुनाई दे रहा है? सब कुछ क्लियर है? Yes, sir, you are audible. ठीक है। लास्ट हम लोग कहाँ तक डिस्कस किए थे इसमें? लास्ट में हम लोग इसमें कहाँ तक डिस्कस किए थे? कैपेसिटर के अंदर कैपेसिटर स्लैब के अंदर डाइलेक्ट्रिक के थे और उसके बेसिस पे हम लोग सारा डिस्कशन किए थे ना कि व्हाट इज द कैपेसिटेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब एंड सो ऑन। सही है? ठीक है। तो ये सारा डिस्कशन आई होप सो जरा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। शायद आप लोगों को यहाँ तक लेके चला गया था। ये आप लोग डिस्कस कर रखे थे ना? हाँ सर। फाइनल डिस्कशन यहाँ तक था आपका। सही है, कोई दिक्कत नहीं। अभी जरा बताओ, यहाँ तक कोई न्यूमेरिकल कोई सॉल्व किया? कहीं को कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट में या टॉपिक में किसी को कोई दिक्कत आया? ऐसा कुछ ऐसा जो आप नहीं समझ पाए हो या समथिंग लाइक कुछ ऐसा बोला जाए? कुछ अगर डाउट है तो पूछ लिया जाए। सब कुछ ठीक ठाक? कोई इशू नहीं किसी को? आपका सबसे अच्छा बात क्या है ना कि आप लोग है ना डाउट्स कम क्रिएट करते हैं। इसलिए एज ए टीचर मेरा काम ये बन जाता है कि आपके लिए डाउट्स भी हम ही क्रिएट कर दे, उसको सॉल्व भी हम ही कर दे और सब कुछ है ना हम कर दें। और आप है ना एक बोलते हैं क्या कि आप लोग को है ना एक सीट पक्का मिलना चाहिए, या तो आपके नीट में एक सीट पक्का हो जाना चाहिए, नहीं तो आईआईटी में आपका एक सीट पक्का होना चाहिए। आवाज आ रही है मेरी? यस सर। ठीक है। तो आप लोग अपना डाउट्स भी क्रिएट नहीं करते हैं, डाउट भी हम ही को बनाना है, उसका सॉल्यूशन भी हम ही को देना है, सब कुछ करना है। इधर ही चल रहा है और आप काम ठीक नहीं हो रहा। फिजिक्स के हिसाब से काम नहीं हो रहा। फिजिक्स के हिसाब से काम क्या होता है कि रात को 1:45 तक पढ़ाई होता है। आप में से कौन कौन था रात को कल 1:45 तक? कोई नहीं सर, रात को कर ही नहीं पाते हैं सर। अच्छा है, ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है ना, रात को 1:45 तक हम लोग कौन थे? आप में से कोई थे रात को 1:45 जब पढ़ाई हो रही थी? सर 11:30 बजे तक थे। अच्छा, 11 बजे तक। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, देखिए हम आप लोग को रात वाला बैच सर सुबह को नहीं हो सकता क्या सर? एग्जामिनेशन को भी है ना अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। ठीक है कि सर हम है ना इस टाइम में कंफर्टेबल है, उसी टाइम में है ना एग्जाम देंगे। ओके, देखिए आपके पास जो एग्जामिनेशन है ना, उस एग्जामिनेशन को भी आप लोग है ना एडजस्ट कर लीजिएगा। हाँ, देखिए आपको हम एक सिंपल सा सिनारियो बताते हैं। पढ़ाना तो काम है मेरा, ऑब्वियसली काम। ठीक है, आप देखिए, आप जिस एग्जाम को देने जा रहे होते हैं वो एग्जाम कब होता है? अच्छा आप बताओ, आपका एग्जामिनेशन कब होता है? आप जिस एग्जाम को देने जा रहे हैं उसका एग्जामिनेशन कब है? सर अभी तो डेट कुछ आगे पीछे हो सकता है। तो सर मोस्ट प्रोबेबली मानिए कि जनवरी से अगर आईआईटी वाले लोग होंगे तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल है। और अगर हम लोग मेडिकल वाले होंगे तो आप लोग है ना मे बी मई और जून के आसपास कुछ होगा। आपको पता है ये एग्जाम कब होता है? आप एक्चुअली है ना हर दिन, ईच डे आप है ना एग्जामिनेशन दे रहे होते। आप हर दिन है ना एग्जामिनेशन दे रहे होते। ठीक है, अभी आप आ गए ना, आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे, आपको पता चलता है? नहीं पता चलता। क्यों? क्योंकि सर हम फील नहीं करते ना। हम लोग को जब तक एक डेट का घोषणा नहीं हो जाता तब तक सर हम लोग को कोई ना फीलिंग नहीं आता कि मेरा एग्जामिनेशन है, जब तक एक डेट का घोषणा नहीं हो जाता। ठीक है, घोषणा हो जाने के बाद हम लोग पढ़ाई स्टार्ट करते हैं सर। एक्चुअली आप है ना हर दिन एग्जामिनेशन के लिए और एग्जामिनेशन दे रहे होते हैं। मान लीजिए जैसे कल एक क्लास लगा था, 9 बजे से था, हमको खुद ही नहीं पता था ये कितने बजे खत्म होगा। इट एक्सटेंडेड अबाउट 12:40 अप्रॉक्स, मतलब नेक्स्ट डे हम लोग पहुंच गए थे। सो 00 लिखना जरूरी है, ऐसा हम लोग पढ़े। इस पूरे लगभग 3.5 पौने 4 घंटे के क्लास में, बीच में 15 मिनट का गैप था, इस पूरे क्लास में हम लोग 30 क्वेश्चन सॉल्व किए। ठीक है, और हम लोग है ना 3-4 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़े थे। ना हमको 30 क्वेश्चन से काम है, ना ही हमको 3-4 कॉन्सेप्ट से काम है। हमको काम नहीं है, आपको काम है। आपका एग्जामिनेशन में ये सब आएगा। पता हमको किस चीज से काम है?
हमको इस चीज से काम है कि कौन आप में से बंदा ऐसा है या बंदी ऐसी है जो आप है ना 3.5 घंटा कंसंट्रेट होके उस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने में दिमाग लगाए जो शायद उससे नहीं बनता है। हमको मेन काम उससे कि आपके अंदर इतना पोटेंशियल है कि जो चीज आपसे नहीं सॉल्व हो रहा आप उसके लिए लड़े जा रहे हैं, और वो भी 1 घंटा नहीं, 2 घंटा नहीं, आप 3.5-4 घंटा रात के उस पहर में जब बाकी सब है ना सोने का कोशिश कर रहा होता है, आप वैसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं जो आपसे नहीं बन रहा है। 30 क्वेश्चन, 3-4 कॉन्सेप्ट, इससे आपको काम हो सकता है। क्यों? क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में आने वाला चीज था। ये सारा का सारा क्वेश्चन जो सेलेक्ट करके आप के लिए लाया गया था, जो लोग कर रहे थे काम, वो या तो नीट का था क्वेश्चन या फिर है ना मेंस का था, और उसमें से कम 10 क्वेश्चन के आसपास आप मान लो जो एडवांस का था। हम किसी में टैग नहीं मारे, क्योंकि टैग मारने से ना आपका साइकोलॉजी काम करता है। वो एडवांस का है इसका मतलब नीट वाले इसको नहीं टच करें, ओ मेंस का है इसका मतलब ये, और नीट वाला ऐसा, इसलिए हम टैग ही हटा देते। आपको फिजिक्स से मतलब होना चाहिए, ना आपको नीट से मतलब होना चाहिए, ना आपको मेंस से मतलब होना चाहिए, आपको फिजिक्स से मतलब, पहले फिजिक्स का मतलब समझिए भाई, बाद में आप सोचिए। और लास्ट तक हम आपको बोल रहे हैं, जब हम बैच खत्म कर रहे थे उससे भी नियर अबाउट हम लोग 15 स्टूडेंट्स के आसपास थे, हम लोग 15 स्टूडेंट्स के आसपास थे, ठीक है ना। जब हम बैच फिनिश कर रहे थे, हाँ स्टार्ट में थे 25-30 के आसपास थे, लेकिन लास्ट में जाते जाते ये बचे थे, ठीक है। कुछ इंफॉर्मेशन एक पास करता है, आपके लिए भी पास करता है, मेरे लिए भी पास करता है, ठीक है। स्टार्ट सब कोई करेगा, स्टार्ट तो सब कोई करेगा। 9 बजे एकदम खाना पीना खा के एकदम है ना प्राइम टाइम वाला टीवी शो हो रहा होता है, चलो बैठते हैं देखते हैं क्या बोल रहे हैं, तो कभी 25 हो रहा है, कभी 30 हो रहा है, कभी 35 हो रहा है, सब हो रहा है। लेकिन जब प्राइम टाइम वाला काम खत्म होता है ना, जब है ना नींद के देवता का पहर स्टार्ट हो जाता है, रात को 10-11 इसका पहर, उस समय आपका है ना विल पावर और आपका जो गोल के प्रति आपका अपना अफेक्शन है वो काम में आता है, ठीक है। और इन सब पे भी भारी वैसा क्वेश्चंस नहीं बन रहा है, लेकिन लगे हुए हैं, नहीं बन रहा है लेकिन लगे हुए हैं, बन रहा है। देखो 10 बजा 25 हो गया, 11 बजा 20 हो गया, 12 बजा 17-18 हो गया, और जब ये क्लास लगभग खत्म होने वाला था तो नियर अबाउट हम लोग 14-15 के अप्रॉक्स थे, ठीक है। लेकिन हम लोग सब कोई, अभी देखो अभी का क्लास है, अभी है ना क्लास है अभी आपके पास, हाँ अभी हम लोग है ना लगभग है ना 20 स्टूडेंट्स इसमें ज्वाइन करके रखे। हम लोग सबको रिजल्ट चाहते हैं भाई, कौन नहीं चाहेगा कि सर मेरा रिजल्ट हो जाए, लेकिन हम लोग काम नहीं करना चाहते, हम लोग रिजल्ट चाहते हैं, हम लोग काम नहीं करना चाहते, हम लोग रिजल्ट जरूर चाहते। रिजल्ट हो जाता ना मेरा तो मजा आ जाता, समझे, ठीक है, रिजल्ट हो जाता मेरा मजा आ जाता, समझे, सोचिएगा इस बात को, ठीक है। बाकी तो एज ए टीचर मेरा काम है, अभी मेरा बैच है, हम उस बैच को कंटिन्यू आगे बढ़ाएंगे, लेकिन रिजल्ट है ना सबका नहीं बनता है, कैसे बन जाएगा सबका? सब इक्वल है क्या? सब इक्वल मेहनती है क्या? सब इक्वल डेडिकेटेड है क्या? नहीं है, ठीक है। आप इतने ज्यादा कैसे अपने आप को है ना मतलब कंफर्ट जोन में रख सकते हैं? क्या आपकी जिंदगी आपको रात का नींद पूरा करने के लिए और है ना बरसात का मजा लेने के लिए और ठंड में है ना रजाई के अंदर सोने के लिए मिली है? अगर मिली है तो आप है ना एवरेज है, एवरेज भी छोड़ दीजिए, वो तो है ना ऐसे ही भीड़ है, ठीक है। एवरेज के लिए भी है ना बहुत मेहनत करना पड़ता है, ठीक है। आप है ना वैसे ही, चलिए कोई इशू नहीं, अच्छा है, लगे रहिए। आपके लिए है ना आपका टीचर है ना काम करने के लिए तैयार है। सुबह में 8 बजे से बैच ले हैं जेके सर, रात में फिर से आ जाए ना मंजीत सर क्लास लेंगे, फिर से मेरा जेई जीतेंगे में क्लास लगा हुआ है। आपका अभी जो बैचेस है वो कंटिन्यू है। मान लीजिए सपोज हम आपको किसी एक सीक्वेंस बता देते हैं, जितेश सर है ना सुबह में क्लास लिए हैं 8 से लेके 10, 10:15, 10:30 तक चला ना, आप ही लोग का ना क्लास चल रहा था, ठीक है। अभी देखो अभी फिर देखो 2 बजे से लग गए हैं, 2 बजे से लगे हैं, अभी कंटिन्यू है ना 7 बजे तक पढ़ाएंगे लगातार। मतलब एज ए टीचर अगर मान लो केवल हम लोग 7.5-8 घंटा का लगातार क्लास ले रहे हैं,
कल का मेरा बैच सुन लो, कल मेरा बैच था 2 बजे से लेके शाम में है ना 7 बजे तक, और उसके बाद रात को 9 बजे से लेके 12:30 पौने 1 बजे तक। ठीक है, 10 घंटा यहीं पे खड़े होके क्लास लिए, यहीं पे 10 घंटा खड़ा होके क्लास लिए। और तुम 10 घंटा बैठ के नहीं पढ़ सकता है, तुम 10 घंटा बैठ के नहीं पढ़ सकता है, सोचने वाली बात है। और हम यहीं पे है ना 10 घंटा कल खड़े होकर क्लास लिए, लेकिन हम आपको अपने से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि हम तुम है ही नहीं मेरे कंपैरिजन में कहीं, तुम मेहनत वाइज मेरे कंपैरिजन में कहीं नहीं है, कहीं नहीं मतलब कहीं नहीं। ठीक है, तुम कर ही नहीं सकता, तुम नहीं कर सकता है, तुम हम लोग जैसा मेहनत नहीं कर सकता है। हम फ्रैंकली स्पीकिंग, हम इसमें कुछ इफ एंड बट बोल ही नहीं रहे हैं। तुम लोग खाली सपना देख सकता है, उसमें पैसा थोड़ी ना लगता, उसमें मेहनत लगता है। रजाई में से घुस जाना है, फैन चला लेना, एसी में सो जाना, मस्त सपना, उसमें थोड़ी ना कुछ लगता है। तुम लोग खाली सपना देखता है। ठीक है, सपना देखो, और जब कोई है ना कोई इंटरेक्शन सेशन हो इंस्पिरेशनल, तो फील करो मोटिवेशन। और मोटिवेशन है ना 24 घंटा के अंदर खत्म, 24 घंटा गायब। आगे बढ़ेंगे। देखो लास्ट टाइम हम लोग सीखे थे कि कैसे है ना हम लोग किसी कंडक्टर या कैपेसिटर के अंदर अगर हम लोग डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दे, तो स्लैब के कारण जो नया कैपेसिटेंस का वैल्यू आएगा वो कितना होगा। तो लास्ट एक डेरिवेशन में आपको बताए थे एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी माइनस टी प्लस टी बाई के, ये था हम लोगों का कैपेसिटेंस का वैल्यू, ये था हम लोगों के कैपेसिटेंस का वैल्यू। जब आप लोग किसी भी पर्टिकुलर डाइलेक्ट्रिक को किसी कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच इंसर्ट कर सकते हैं, इंसर्ट कर देते हैं, तो आप एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी माइनस टी प्लस टी बाई के आप इसको है ना यूज करें और आपको कैपेसिटेंस का वैल्यू मिलेगा, जिसमें डी है प्लेट्स के बीच का सेपरेशन, और टी है हमारे स्लैब का थिकनेस। ठीक है, इसमें आपको 2-3 स्पेशल केस समझाया गया था। स्पेशल केस क्या था आपके पास कि अगर हमारे पास टोटल का टोटल स्पेस अगर डाइलेक्ट्रिक ऑक्यूपाई कर ले, तो जो थिकनेस है वो डी के बराबर होगा, और आपके कैपेसिटेंस का वैल्यू होगा एप्सिलॉन नॉट के बाई डी, या यूं कहो कि एयर में जो भी कैपेसिटेंस होता है उसका के टाइम्स हो जाएगा, एयर में जो भी कैपेसिटेंस होता है उसका के टाइम्स हो जाएगा। ओके, नाउ सी दैट कि k टेंड्स टू इंफिनिटी, अगर हमारे पास कोई कंडक्टिंग प्लेट आप डाल देते हैं k टेंड्स टू इंफिनिटी एंड द कैपेसिटेंस बिकम्स एप्सिलॉन नॉट a बाय d माइनस टी, एप्सिलॉन नॉट a बाय d माइनस टी, ये आपके पास कैपेसिटेंस का वैल्यू आ जाता है। आज के क्लास में हमको ये सिखाना है आपको शुरुआती दौर में कि जब आप किसी कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करते हैं, जब आप कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करते हैं, तो ध्यान रखिएगा कि उसका इफेक्ट, डाइलेक्ट्रिक स्लैब के इंसर्ट करने का इफेक्ट कैपेसिटेंस पे क्या पड़ेगा, चार्ज पे क्या पड़ेगा, पोटेंशियल का जो डिफरेंस था कैपेसिटर के अक्रॉस में उस पे क्या पड़ेगा, जो प्लेट्स के बीच एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप था उस पे क्या पड़ेगा, और जो एनर्जी स्टोर था कैपेसिटर के अंदर उस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। जब आप कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करेंगे, तो आखिर उस डाइलेक्ट्रिक के इंसर्शन की वजह से बाकी सब पैरामीटर्स, कैपेसिटेंस, चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस, एनर्जी और इलेक्ट्रिक फील्ड, इन सब पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, हम लोगों को ये एग्जामिन करना है, समझना है। ठीक है, लेकिन इस पर्टिकुलर टॉपिक को भी 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। एक ऐसा कि कैपेसिटर के प्लेट के बीच डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट हो रहा है, लेकिन बैटरी कनेक्टेड है, जो बैटरी पहले कनेक्टेड था वही बैटरी बाद में भी कनेक्टेड है। एक केस इसको लेंगे और इस पे बाकी सारा डिस्कशन करेंगे, और दूसरे केस में क्या करेंगे, बैटरी खोल के हटा देंगे, पहले कैपेसिटर को चार्ज कर दी बैटरी से, फिर बैटरी को खोल के हटा देंगे और फिर स्लैब को ऐड करेंगे, देखेंगे कि उसका इफेक्ट कैपेसिटेंस, चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड, एनर्जी स्टोर्ड और हमारे पोटेंशियल डिफरेंस पे क्या पड़ता है। ठीक है, तो 2 केस में इस टॉपिक का पूरा डिस्कशन है, सो बी केयरफुल, थोड़ा ध्यान लगाना और चीजों को समझना। देखिए, सबसे पहला है हम लोगों के पास इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटेंस, चार्ज, पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल
पोटेंशियल बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। ओके, इसको भी हम लोग है ना दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। जैसा हम बोल चुके कि आप जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऐड करने जा रहे हैं वो उस समय कर रहे हैं जब हमारा सेल ऑलरेडी कनेक्टेड है, रिमेन्स कनेक्टेड। सेल कनेक्टेड है, शुरू में भी सेल कनेक्टेड था, जब स्लैब ऐड करें तब भी कनेक्टेड। तो देखो, अगर मान लो हम लोग स्लैब ऐड करने के पहले का बात करें, इनिशियली बिफोर एडिशन ऑफ स्लैब, बिफोर एडिशन, मान लो अगर हम कैपेसिटेंस का वैल्यू लिखे तो कैपेसिटेंस लिख दे सी नॉट, चार्ज को लिख दे क्यू नॉट, जो सी नॉट इंटू वी नॉट है, पोटेंशियल डिफरेंस है वी नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नॉट और एनर्जी है यू नॉट। मतलब अभी हम स्लैब ऐड नहीं किए हैं भाई। जब आप स्लैब ऐड नहीं किए हैं तो शुरुआत में कैपेसिटर का कैपेसिटेंस सी नॉट, उसके ऊपर जो चार्ज है वो क्यू नॉट, जो आप चाहो तो सी नॉट इंटू वी नॉट से भी निकाल सकते हो, उसके अक्रॉस का जो पोटेंशियल का डिफरेंस डेवलप है वो वी नॉट, और उसके प्लेट्स के बीच का जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैब्लिश है वो ई नॉट, और जो वहां एनर्जी स्टोर्ड है वो यू नॉट है। ऐसा आपको बता दिया गया है। अब आप क्या करें, बैटरी को कनेक्टेड रखे हैं, देखिए बैटरी कनेक्टेड है और स्लैब को इसके अंदर इंसर्ट कर रहे हैं। एक बात हमेशा तय रखिएगा, एक बात हमेशा तय रखिएगा, जब भी आप इस तरह से स्लैब ऐड करते हैं, when slab is added, हमेशा ध्यान रखना कि कैपेसिटेंस इंक्रीजेस, कैपेसिटेंस बढ़ता है। और जनरल केस में अगर बात किया जाए तो कैपेसिटेंस जो है वो k टाइम्स हो जाता है इनिशियल का। म्यूट कर लो अपना मोबाइल, म्यूट कर लो। जो हमारा कैपेसिटेंस है वो k टाइम्स इंक्रीज कर जाता है, कैपेसिटेंस जो है वो k टाइम्स हो जाता है। ओके, अब जरा आगे बढ़ो। स्लैब एडेड है, सॉरी स्लैब ऐड हो रहा है और सेल कनेक्टेड है, बैटरी मेरा कनेक्टेड है, बैटरी मेरा कनेक्टेड है। अब समझना, बैटरी के कनेक्टेड रहने पे और बैटरी के डिस्कनेक्ट होने पे तुमको एक लाइन याद रखना पड़ता है। अगर बैटरी कनेक्टेड है तो याद रखिएगा, सिंस सेल रिमेन्स कनेक्टेड, सेल जो है वो कनेक्टेड है, अगर सेल हम लोगों का कनेक्टेड है तो याद रखना कि पोटेंशियल जो है वो सेम होगा। मतलब बैटरी अगर कनेक्टेड रहेगा तो जो पोटेंशियल बिफोर एडिशन ऑफ स्लैब था और जो पोटेंशियल आफ्टर एडिशन ऑफ स्लैब है उसमें पोटेंशियल का वैल्यू दोनों जगह सेम होगा। तो आपको दो लाइन याद रखना है, एक ये कि जब भी हम लोग स्लैब को ऐड करेंगे कैपेसिटेंस तो k टाइम्स होगा, लेकिन पोटेंशियल का जो डिफरेंस है वो अगर बैटरी कनेक्टेड है तो सेम होगा, पोटेंशियल का डिफरेंस सेम होगा। अब यहीं से आगे बढ़िए, जरा देखिए। फाइनली इन दिस केस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर रिमेन सेम, मतलब फाइनल पोटेंशियल भी उतना ही होगा जितना इनिशियल था। कैपेसिटेंस भाई k टाइम्स बढ़ गया, k टाइम्स इंक्रीजेस। अब देखो, क्या हम चार्ज के लिए लिखेंगे C फाइनल एंड V फाइनल? आप लोगों को दिख रहा है क्लियरली सब? आवाज क्लियर है? सब कुछ दिख रहा है क्लियरली? यस सर। ठीक है, तो कैपेसिटेंस में k टाइम्स बढ़ा लेकिन पोटेंशियल तो वही रह गया, इसका मतलब चार्ज भी k टाइम्स बढ़ जाएगा, चार्ज भी k टाइम्स बढ़ जाएगा। k कहने का मतलब है स्लैब का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ओके, अब अगर हम लोग एनर्जी का बात करेंगे तो एनर्जी को लिखेंगे हाफ CV स्क्वायर। तो देखो C वाले में k आ गया लेकिन V तो वही है, इसका मतलब एनर्जी भी k टाइम्स बढ़ जाएगा। तो देखो क्या क्या हुआ, पोटेंशियल सेम रह गया, कैपेसिटेंस k टाइम्स बढ़ा, चार्ज फाइनल k टाइम्स बढ़ा, एनर्जी फाइनल k टाइम्स बढ़ा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लिखोगे सिग्मा बाई k एप्सिलॉन नॉट। बताओ तो ये k क्यों आ गया यहाँ पर? स्लैब का डाइलेक्ट्रिक, वेरी गुड। अब सिग्मा को लिख सकते हैं चार्ज बाई एरिया, चार्ज में k था और पहले से यहाँ k है, दोनों k कैंसिल, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड रिमेन्स अनचेंज्ड। तो आपको पहचानना पड़ेगा क्या, अगर मेरे पास सेल कनेक्टेड है, अगर मेरे पास सेल कनेक्टेड है तो पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन्स अनचेंज्ड, कैपेसिटेंस बिकम्स k टाइम्स,
चार्ज फाइनल ऑल्सो बिकम्स के टाइम्स मतलब इंक्रीजेस। फिर देखो एनर्जी फाइनल ऑल्सो बिकम्स के टाइम्स इंक्रीजेस। और जो हम लोगों का इलेक्ट्रिक फील्ड फाइनल है दैट रिमेन सेम, इलेक्ट्रिक फील्ड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो जब कभी भी आप स्लैब को इंसर्ट करेंगे कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच, व्हेन सेल रिमेन्स कनेक्टेड, व्हेन सेल रिमेन्स कनेक्टेड, सोच सोच के बोलो, जो पूछेंगे आंसर देना फटाफट। सब कोई माइक अपना ऑन कर लो, बोलो बताओ पोटेंशियल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? नो इफेक्ट सर। नो इफेक्ट, पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन सेम। बिल्कुल सही। कैपेसिटेंस, व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन कैपेसिटेंस? इंक्रीजेस के टाइम्स। व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन चार्ज? चार्ज पे क्या इफेक्ट पड़ना है? Increases k times. What will be effect on potential energy? What will be effect on potential energy? Increases k times. And what will be effect on electric field intensity between plates? Constant sir. Remains same, remains constant, remains unchanged. That are the options and which are correct answer. चलो देखो ध्यान से, दूसरा केस में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जहां आप बैटरी को रिमूव कर देते हैं, बाद में स्लैब ऐड करते हैं। तो देखो बिफोर एडिशन आपका कैपेसिटेंस है सी नॉट, पोटेंशियल है वी नॉट, चार्ज है क्यू नॉट, एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नॉट और एनर्जी है यू नॉट। ये अब यहाँ पे देखिए यहाँ बैटरी हटा दिया, जो बैटरी था ना उसको हटा दिए, सेल रिमूव। आप सेल को हटा चुके। अच्छा सेल के हट जाने से क्या हुआ? देख सेल के हट जाने से सर्किट टूट गया है। सर्किट अगर टूट गया है तो दोनों प्लेट का जो चार्ज का ट्रांसफर होता था, दोनों प्लेट के बीच चार्ज का ट्रांसफर जो होता है वो अब नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि सर्किट बीच में टूटा हुआ है। बोलो समझ में आया? यस ठीक है। तो ऐसे केस में आपको याद रखना है कि चार्ज ऑन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर रिमेन सेम। पिछले केस में पोटेंशियल सेम था, क्योंकि बैटरी कनेक्टेड था तो पोटेंशियल सेम था। इस बार बैटरी डिसकनेक्टेड है तो चार्ज सेम है। पिछले केस में कैपेसिटेंस के टाइम्स बढ़ा था, इस बार भी कैपेसिटेंस के टाइम्स बढ़ेगा। कैपेसिटेंस के टाइम्स, चार्ज कांस्टेंट। अब आपको बाकी सब चीज इसी पे सोचना है। तो यहां पे इस बार कैपेसिटेंस बिकम्स के टाइम्स। ओके, जब आप जब चार्ज देखिए यहाँ पे थर्ड नंबर को देखिए, चार्ज रिमेन्स अनचेंज्ड क्यू नॉट मतलब क्यू नॉट, शुरुआत में भी क्यू नॉट बाद में भी क्यू नॉट। सर पोटेंशियल डिफरेंस का क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस लिखोगे चार्ज बाय सी, चार्ज सेम है और सी के टाइम्स हुआ तो क्या नीचे की आ जाएगा? गौर कर लो, क्यू नॉट बाई डिक्रीजेस बाय के टाइम्स। ओके, डिक्रीजेस बाय के टाइम्स घट जाता, के नीचे आया मतलब घट गया। के का वैल्यू 1 से बड़ा होता है, के का वैल्यू 1 या 1 से बड़ा होता है। आप लोग पढ़े ना डायलेक्ट्रिक का वैल्यू 1 से बड़ा अप टू इंफिनिटी तक होता है। तो अगर हमारा के का वैल्यू 1 से बड़ा है और के आ रहा डिनोमिनेटर में, इसका मतलब वो वैल्यू घट रहा है, बढ़ नहीं रहा, वो वैल्यू घट रहा है। इज दिस क्लियर? ठीक है। तो कैपेसिटेंस के टाइम्स, चार्ज अनचेंज्ड, पोटेंशियल का डिफरेंस 1 बाई के टाइम्स या के टाइम्स डिक्रीजेस। अब आ जाओ तुम इलेक्ट्रिक फील्ड पे, लिखे सिग्मा बाई के एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई के एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा को लिखेंगे क्यू फाइनल बाई ए एप्सिलॉन नॉट, क्यू फाइनल सेम है, के नीचे रह गया, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी के टाइम्स घट गया, इलेक्ट्रिक फील्ड भी के टाइम्स घट गया। अब आ जाओ एनर्जी पे, एनर्जी को लिखोगे क्यू स्क्वायर बाई 2c। देखो क्यू तो सेम है लेकिन नीचे c में तो k का मल्टीप्लीकेशन है ना, तो नीचे k आ जाएगा। एनर्जी भी k टाइम्स घट गया, एनर्जी k टाइम्स डिक्रीजेस। ऊपर से एक बार पढ़ते, जब मेरा सेल रिमूव है और कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच आप स्लैब को ऐड कर रहे हैं, जब मेरा सेल रिमूव है और कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच आप स्लैब को इंसर्ट कर रहे हैं, तो याद रखिएगा चार्ज ऑन प्लेट्स रिमेन सेम, क्यू फाइनल क्यू इनिशियल सेम, कैपेसिटेंस के टाइम्स बढ़ गया, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस प्लेट्स के टाइम्स घट गया, इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम्स घट गया, एनर्जी के टाइम्स डिक्रीज कर गया। क्या मेरी बात समझ में आई?
क्या आपको ये लाइन सब समझ में आया, हम क्या बोल रहे हैं आपको? यस सर। ठीक, यस। चलो तुम्हारे पास एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, थोड़ा देखो ध्यान से और हमको क्वेश्चंस का आंसर देना। ये C है, ये मेरा V0 है और ये C, ठीक है। अभी अब हुआ क्या है, इनिशियली सुनिएगा ध्यान से, इनिशियली की इज क्लोज्ड, शुरुआत में की जो है वो क्लोज्ड है, की ऊपर है, की क्लोज्ड है, ठीक है। देन आफ्टर की इज ओपन एंड dielectric slab of dielectric constant K inserted between plates of one and two capacitor. Find ratio of energy stored between 1 and 2. चलो जरा सोच के बताओ, आप लोग को 1 और 2 के बीच का जो एनर्जी स्टोर्ड है वो क्या? चलो बना फास्ट। तो देखो, जैसे शुरुआत में अगर आप इस पूरे पैरामीटर को यहाँ पे रीड करते हैं, चीजों को समझते हैं, ठीक है, पूरा फिगर आप आराम से है ना देखिए और समझने का कोशिश कीजिए, जरा गौर कीजिए। चलिए देखिए, शुरुआत में जब ये यहाँ पे ऐसा की क्लोज था तो मान लेते इसके अंदर भी स्टोर्ड एनर्जी यू नॉट है और इसके अंदर भी स्टोर्ड एनर्जी यू नॉट है, कोई सॉल्यूशन नहीं, हाँ आराम से इसका है ना दोनों का एनर्जी लिख दिए यू नॉट, ओके, कोई दिक्कत नहीं, वेरी गुड, ठीक है। अब जरा सोचो कि जब तुम की को क्लोज कर, जब तुम की को ओपन कर दिया, मान लो ये ओपन हो गया, तो दैट रिमेन्स कनेक्टेड विद द सेल, जो मेरा C1 है वो है ना बैटरी के साथ कनेक्टेड है, जो मेरा C1 है वो बैटरी के साथ कनेक्टेड है और आप इसमें स्लैब इंसर्ट कर रहे हैं, तो C1 के अंदर का जो नया एनर्जी होगा क्या वो U0 का K टाइम्स होगा? सेल रिमेन्स कनेक्टेड, तो U0 का K टाइम्स होगा, लेकिन ये जब हट गया है तो जो मेरे C2 के अंदर का एनर्जी है वो ऐसे सोचना होगा कि व्हेन सेल इज रिमूव्ड, तो आपका जो U2 होगा वो क्या U0 by K होगा? बोलो सही है ना? तो आपको बोला गया 1 और 2 के एनर्जी का रेशियो निकालने के लिए, तो K U0 डिवाइडेड बाय U0 बाय K, इन दोनों का सॉल्यूशन निकालेंगे तो K स्क्वायर आएगा। तो बोले तो हाँ, तो हम कहाँ बोले, हम बोले ठीक से बताओ, और हम कुछ बोले? ठीक है, ये तरीका है आपके पास सॉल्यूशन को निकालने का, तो आपको है ना चीजें ऐसे लेके चलनी है और बढ़िया तरीके से आपको लेके चलना है, सॉल्व करना है। अभी बताओ किस किस को नहीं समझ में आया, किसी को भी डाउट है प्लीज से दैट, कोई ऐसा जिनको नहीं समझ में आया हो? तो दोनों केस एक साथ आपके पास है ना इस तरीके से यूज होता है, सो केयरफुल रहना, थोड़ा दिमाग खुला रखना। चलो अच्छा है, ये तुम्हारा HCV का एक क्वेश्चन है, HCV का एक क्वेश्चन है। HCV में बोला गया कि देखो दो स्फेरिकल कैपेसिटर बनाया गया, दो स्फेरिकल कैपेसिटर बनाया गया, तुरंत कोई बोलेगा सर दो कहाँ है सर, तीन ना है सर, देखिए जरा गौर से, हम बोलेंगे देखो भाई ये वाला एक स्फेयर और ये वाला एक स्फेयर मिलके एक कैपेसिटर बनाया,
और फिर ये स्फीयर और दूसरा स्फीयर मिलके एक और कैपेसिटर बनाया। फिर आप कनेक्शन देखिए, अंदर वाले स्फीयर और बाहर वाले स्फीयर को ऐसे कर दिया गया अर्थिंग, अंदर वाला स्फीयर और बाहर वाला स्फीयर। जरा सोच के बताओ, जो मेरा पहला स्फेरिकल कैपेसिटर C1 है और जो मेरा दूसरा स्फेरिकल कैपेसिटर C2 है, वो आपस में कैसे कनेक्टेड है, सीरीज या पैरेलल? वो आपस में कैसे कनेक्टेड है, सीरीज या पैरेलल? पैरेलल। अच्छा देखिए, सीरीज और पैरेलल पे आपका लंबा चौड़ा डिस्कशन बाकी है, सो आप धीरे धीरे अब है ना उस चीज में आ रहे हैं। सीरीज को पहचानने का या पैरेलल को पहचानने का एकदम सिंपल तरीका है। आपको A से चलना है और आपको B तक जाना है। अगर आप एक रास्ते पे जा रहे हैं, अगर आप एक ही रास्ते को फॉलो अप कर रहे हैं, तो बीच में जितना कैपेसिटर आ रहा है सब सीरीज है। और अगर कहीं से रास्ता ऐसे फट जाए, कहीं से रास्ता ऐसे ब्रांच हो जाए, ऐसे है ना 2-3 रास्ता निकल जाए, तो वो सब ब्रांच आपस में पैरेलल होता है। जरा गौर करना जो बोल रहे हैं। तुम अंदर वाले पॉइंट से चलना स्टार्ट करो और चलते 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 बाहर तक जाओ, तो पहले तुमको C1 मिलेगा और बाद में तुमको C2 मिलेगा। जस्ट एक मिनट, थोड़ा सा है ना ओवरलोड हो गया। पैरेलल ऐसा, तो देखो यहां तक आपको ये बता रहे थे, कुछ बोल रहे थे राहुल, कुछ बोल रहे थे राहुल? कोई कुछ बोल रहा था, कुछ डाउट था क्या? बोले तो पैरेलल पोटेंशियल सेम रहता है ना? हाँ बिल्कुल, पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है, लेकिन ये पैरेलल नहीं है ना। एक्चुअली देखो क्या हुआ है, जब आप यहाँ पे अंदर वाले पॉइंट से चल के है ना बाहर निकलना चाहेंगे, तो आप देखिएगा कि ये जो मेरा, मान लीजिए आपके पास हम प्लेट्स लिखते हैं, हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे 1 फेज और ये 2 फेज, ऐसे ये 3 फेज, 4 फेज, 5 और 6 लिखा हुआ है। तो तुम जरा गौर करो, नीचे देख लो, क्या मेरे इस पर्टिकुलर एक पॉइंट से, देखो जरा, इसको हटा देते हैं हम, यहाँ पे नए तरीके से आपके सामने रखते हैं, जरा गौर कीजिएगा, आराम से समझिए। आपका कैपेसिटर क्या 2 और 3 मिलके एक कैपेसिटर C1 बना रहा है? समझ में आ रहा है ये बात? यस। आपको दिखा हम आपको है ना कलर्ड वे से है ना आपको दिखा रहे, ध्यान से देखिए। एक कैपेसिटर आपका ये है, ये येलो वाला एक कैपेसिटर है आपका, जिसका इनर सेल का रेडियस A है और आउटर सेल का रेडियस B है, ओके। और दूसरा जो कैपेसिटर है आपके पास, वो इसके बाहर में है, ये वाला है दूसरा कैपेसिटर। और इस कैपेसिटर का इनर सेल का रेडियस है B और आउटर सेल का रेडियस है A, ओके। इनर सेल का रेडियस है B और आउटर सेल का रेडियस है C। जरा गौर करो, जब तुम अंदर से बाहर आओगे, जब तुम अंदर से चलते हुए बाहर आओगे, तो पहले येलो वाला और बाद में ये ग्रीन वाला पास करोगे। तो येलो वाला कहने का मतलब C1 हो गया और ग्रीन वाला कहने का मतलब C2 हो गया। तो बताओ, जब आप अंदर से बाहर की तरफ चल रहे हो, तो क्या ये दोनों सीरीज में है? ठीक है। अगर ये दोनों सीरीज में है, तो सीरीज के लिए हम लोग पढ़े थे ना कि C इक्विवेलेंट अगर निकालना है सीरीज में, तो C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। बोलो सही जा रहे हैं? बस इसको लिखने में एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि जब आप C1 लिखिएगा, तो आप लिखिएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AB बाई B माइनस A लिखेंगे। और जब आप C2 लिखेंगे, तो आप लिखेंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट BC बाई C माइनस B। आप दोनों का वैल्यू उठा के उस पर प्लेस कर दीजिए, सॉल्व कीजिएगा, आंसर आ जाएगा। आई होप सो। कहीं किसी को डाउट? तो जूम कीजिए ना। अब इसको और जूम कैसे करेंगे तो बोर्ड कट जाएगा ना यार। देखते हैं, नहीं देख पा रहे, कुछ ऐसे ही ब्लर है। अभी ठीक है? हाँ सर, अब ठीक है सर। हाँ बोलो ना सर। रिकॉर्डिंग चालू है क्या? हाँ रिकॉर्डिंग ऑन। ठीक है, तो देखो अभी दिख रहा है ना, अभी क्लियर आ रहा है? यस।
चलो यस सर। ठीक है फिर, ठीक है। तो ये एक एक पॉइंट करके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब देखो इसी में एक और क्वेश्चन। सर वन मोर क्वेश्चन सर। बोलो ना सर व्हाई इज देयर b minus a in the denominator? I'm just getting a little bit confused. ये वाला, ये बोल रहे हैं ना यहाँ पे b माइनस ए क्यों हुआ? यस सर। एक्चुअली है ना ये स्फेरिकल कैपेसिटर के कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है जो हम लोग है ना प्रीवियसली 2 या 3 क्लास के पहले है ना डेरिवेशन कर चुके हैं कि कोई भी अगर स्फेरिकल शेल रहेगा जिसका इनर रेडियस a और आउटर रेडियस अगर b है तो उसका कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ab by b माइनस a। ab ऊपर में दोनों रेडियस का प्रोडक्ट है और नीचे b माइनस a है, बड़ा रेडियस माइनस छोटा रेडियस, इसलिए आपको यहाँ पे b माइनस a दिखाई दे रहा है। ओके, b माइनस a, ठीक है। ओके सर। चलो और आगे देखते हैं, एक एक करके है ना चीज धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। ये भी आपका न्यूमेरिकल है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ न्यूमेरिकल का पोर्शन क्या था, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ये सब आपको है ना एक एक क्वेश्चन करके है ना आगे बताया गया, थोड़ा केयरफुल रहना, देखना। चलिए ठीक है, आपका 3 सेल है एक्चुअली। ये सेल 1 है, ये सेल 2 है, ये सेल 3 है, ये 3 सेल है आपके पास। लेकिन 3 सेल में अभी हम लोग सीख चुके थे कि 2 कैपेसिटर बन रहा था, एक कैपेसिटर यहां था C1 और एक कैपेसिटर यहां था C2। लेकिन एक दूसरा कॉन्सेप्ट है, दूसरा कॉन्सेप्ट ये है, बोला गया कि A से लेके x तक के बीच, A से लेके x तक के बीच, x तक का कहने का मतलब यहां तक का डिस्टेंस, x मतलब यहां तक का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, इसके बीच a डाइलेक्ट्रिक इज प्लेस्ड, एक डाइलेक्ट्रिक को भर दिया गया। अच्छा, इसका मतलब ये है कि अब आपके पास 2 नहीं 3 कैपेसिटर बन के तैयार है। हम अलग अलग कलर में दिखा रहे हैं, हम अलग अलग कलर में सारे कैपेसिटर्स को दिखा रहे, जरा गौर करना। ये मेरा पहला कैपेसिटर है जिसमें डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ, याद रखना। इस कैपेसिटर का कोई इनर रेडियस बताएगा क्या है? अरे बोलो बोलो, इसका इनर रेडियस a और आउटर रेडियस x है, आउटर रेडियस x है। गौर से देखिए, कनेक्शन में कोई इशू नहीं ना, सुनाई दे रहा सबको? मिस ना हो जाए। चलो ठीक है, देखो जब हम इधर कुछ बोल रहे थे आप लोगों को सुनने में समझने में दिक्कत हो रहा था, तो उस समय एक सर्कल बना रहे थे, फिर हमको पता चला कि वो नेट डिस्कनेक्ट हो गया। ठीक है, अभी देखिए हम लोग है ना उसी फिगर को यहाँ पे है ना अपने से एक बार है ना बना के जरा गौर करना चाहते हैं। मान लो जैसे हमारे पास अभी तक का कॉन्सेप्ट ये था कि देखिए सर आपके पास है ना 2 कॉन्सेंट्रिक ऐसा सेल्स था। तो अभी तक हम लोगों का डिस्कशन ये कहता था कि अंदर में कैपेसिटेंस C1 है, बाहर में C2 है, इसका इनर रेडियस A है, इसका रेडियस B है और यहाँ बाहर वाला रेडियस C। ठीक है, और फिर हम लोग बारी बारी से अंदर वाले पॉइंट को एक मान लो P1 मान लेते हैं और बाहर वाले पॉइंट को जिसको अर्थिंग करके आप रखे इसको P2 मान लेते हैं और इसके बीच हम लोग इक्विवेलेंट निकाले। तो जस्ट जैसे हम लोग अभी अपना डिस्कशन खत्म किए थे उसमें हम लोग ये सीखे थे कि ये पोर्शन एक कैपेसिटर और ये पोर्शन दूसरा कैपेसिटर, करेक्ट। लेकिन तुरंत क्वेश्चन अपना लेवल बदला और क्वेश्चन अब क्या कहता है कि देखो भाई जो A और B के बीच का मीडियम है ना उसमें कुछ दूर तक एक डाइलेक्ट्रिक डाल के रखे, कुछ दूर तक एक डाइलेक्ट्रिक डाल के रखे हैं, कुछ दूर तक एक डाइलेक्ट्रिक डाल के रखे हैं, और वो पर्टिकुलर डाइलेक्ट्रिक को हम आपको यहां तक दिखाने वाले। ये यहां तक का जो रीजन है वो कोई डाइलेक्ट्रिक ऑक्यूपाई करके रखा है, इसको हम बताने वाले। और ये जो पर्टिकुलर सेंटर से लेके इस पॉइंट तक का डिस्टेंस दे दिया गया है ये x है। तो क्या अब आप ये मानने के लिए तैयार हैं कि अब आपके पास 3 कैपेसिटर बन गया है? क्या आप ये समझ पा रहे हैं कि यहाँ पे आपके सामने 3 कैपेसिटर बन के तैयार है? बोलो हाँ या ना, समझ में आ रहा है या नहीं? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है आप लोग को?
चलो देखो फिर से कि यहाँ पे जो हम लोगों के पास बीच का स्पेस है उसमें है ना डाइलेक्ट्रिक स्लैब अगर डाल दिया गया, एक डाइलेक्ट्रिक को अगर आप डाल दिए हैं तो उस डाइलेक्ट्रिक के डालने की वजह से आप ये मान सकते हैं कि ये पूरा रीजन डाइलेक्ट्रिक से भरा हुआ है। अब आप ये सोच के चलेंगे कि आपके पास 3 कैपेसिटर बनके तैयार है। सबसे छोटा कैपेसिटर जिसका इनर रेडियस a आउटर रेडियस x है, दूसरा कैपेसिटर जिसका इनर रेडियस x आउटर रेडियस b है, और तीसरा कैपेसिटर जिसका इनर रेडियस b और आउटर रेडियस c है। क्या मेरी बात समझ में आई? यस सर। ठीक है, तो आप इसको ऐसे प्रोसीड करें। जब हम लोग C1 लिखेंगे डाइलेक्ट्रिक के साथ वाला तो आपके पास होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के साथ k, उसका आउटर रेडियस x है, इनर रेडियस a है, और नीचे आप लिखेंगे x माइनस a। बोलो सही है? यस सर। ठीक है, जब आप C2 लिखेंगे तो आप लिखेंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आउटर रेडियस b, इनर रेडियस x, और फिर आप लिखेंगे b माइनस x। बोलो सही है? और फिर आप तीसरा लिखेंगे, थर्ड कैपेसिटर लिखेंगे, स्फेरिकली लिखेंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आउटर रेडियस c, इनर रेडियस b, और नीचे लिखेंगे c माइनस b। अब जरा सोच के बताओ कि अगर मेरे पास ये पॉइंट P1 है और ये पॉइंट P2 है तो जो मेरा C1, C2 या C3 है वो सीरीज में है या पैरेलल में? तीनों का तीनों सीरीज में है, अंदर से आप चलिए ना, आप यहां से चलिए, पहले आपको C1 मिलेगा, फिर आपको C2 मिलेगा, और फिर आपको C3 मिलेगा। बोलो हाँ या ना? तो C1 है, C2 है, C3 है, तीनों का सीरीज आप सॉल्व कर दो, जो आया वही आंसर। क्या आपको ये मेरी बात समझ में आई? क्या बोल रहे हैं हम? सबके लिए क्लियर है? किसी को कोई डाउट? देखो बड़े बहुत मेहनत से आना है, केवल पढ़ाना नहीं, आज नेटवर्क का भी खेल चल रहा है। तो आप में से किसी को भी डाउट है तो फिर से बोलिए, फिर से बता देंगे। कोई इशू किसी को? Sir, I have a doubt, sir. बोलो कहाँ? Network issue, I got disconnected, so I'm just logged in right now. So चलो ठीक है, देखो यहाँ ध्यान से। give me a recap, sir. आपको यहाँ पे है ना, सबसे पहले यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक फिलअप कर दिया गया, तो अब आप देखेंगे कि आपका जो येलो रीजन दिखाई दे रहा है दैट इज अ स्फेरिकल कैपेसिटर विद सम डाइलेक्ट्रिक K, दैट इज अ स्फेरिकल कैपेसिटर विद सम डाइलेक्ट्रिक K। इनर रेडियस होगा a और आउटर रेडियस x, so that capacitance will be 4 pi epsilon naught k. K is involved due to presence of dielectric x a divided by x minus a। बड़ा रेडियस x था, छोटा रेडियस a था, तो x minus a। उसके बाद का ये जो खाली रीजन दिख रहा है, अभी हम आपको लिख रहे हैं, ये मेरा C1 का काम कर रहा है, ये जो खाली रीजन है वो C2 है। तो C2 में जो एयर प्रेजेंस है उसकी वजह से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आउटर रेडियस b, इनर रेडियस x, b into x divided by b minus x। Again you have a third capacitor C3, outer radius c, inner radius b with air, 4 pi epsilon naught cb by c minus b। जब आप इसमें मूव करते हैं, इनर फेज से चलते हुए आप आउटर फेज की तरफ निकलते हैं, तो आपको पहले C1 मिलेगा, फिर C2 मिलेगा, फिर C3 मिलेगा। सो C1, C2 एंड C3 ऑल आर कनेक्टेड इन सीरीज। अब आप आगे इसके बाद सॉल्व कर सकते हैं सीरीज के लिए, जो आएगा वही आंसर। इज दिस क्लियर? Yes, sir. Totally clear. चलो ठीक। Thank you, sir, for explaining again. चलो आगे बढ़े। देखो यहाँ पर ये सारा क्वेश्चन है, एक एक करके बना दिया। एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप हम आपको समझा रहे हैं, बी केयरफुल। अगर आपके पास एक स्फेरिकल कैपेसिटर है, स्फेरिकल कैपेसिटर, if any spherical capacitor is present with outer face is earth, outer face is connected with earth, and if any spherical capacitor is present with inner face is connected with earth। याद रखना कैपेसिटेंस बदल जाता है। जब आपका आउटर फेस अर्थिंग होता है तो कैपेसिटेंस वही होता है जो आप ट्रेडिशनली पढ़ के रखे हैं, एंड दैट इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AB by B minus A। लेकिन जब भी आपके सामने कोई इनर फेस का अर्थिंग दे दे तो एक पूरा डेरिवेशन करना पड़ता है, और जब आप उस पूरे डेरिवेशन को करेंगे तो याद रखिए कैपेसिटेंस विल बी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट B स्क्वायर बाई B माइनस A। जब आप पूरा डेरिवेशन करेंगे विथ इनर फेस इज अर्थिंग, इनर फेस अर्थिंग वर्ड है बहुत इंपॉर्टेंट,
इनर फेस अगर अर्थिंग है तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी स्क्वायर बाई बी माइनस ए होगा, और अगर आउटर फेस अर्थिंग है तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी बाई बी माइनस ए होगा। अभी तक आप लोग केवल इसके बारे में जानते थे जब आपको आउटर फेस अर्थिंग था, क्योंकि 10 में से 10 नहीं बोलो 100 में से लगभग 90 क्वेश्चन में 90-95 क्वेश्चन में आउटर फेस अर्थिंग रहेगा। ये अगर आया तो ये सीधा फिगर के साथ आएगा, नहीं तो वर्ड मेंशन रहेगा व्हाट इज द कैपेसिटेंस व्हेन इनर फेस इज अर्थ। योर आंसर इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी स्क्वायर बाय बी माइनस ए। इज दिस क्लियर? समझ में आया क्या बोल रहे हैं? सिलेंडर वाला में भी चेंज हो जाएगा, अर्थिंग वाला। हाँ, क्या करें बोलो? सर अर्थिंग वाला रिपीट कर दीजिए। ये वाला रिपीट कर दे मतलब हम इसको डिराइव कर दें कि खाली समझा दें? सर समझा दीजिए। हाँ, जब कभी भी इनर फेस कनेक्टेड होगा ना अर्थ के साथ, तो याद रखना जहां तुम ऊपर में लिखता था ए बी और नीचे था ना बी माइनस ए, यहाँ था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो जब मेरा इनर फेस अर्थ होगा ना तो ये दोनों बी होगा, जब दोनों बी होगा तो यहाँ बी और बी का मल्टीप्लीकेशन में आप बी स्क्वायर यूज करते हो। ओके, कब? जब इनर फेस कनेक्टेड होगा अर्थ से, जब इनर फेस कनेक्टेड होगा अर्थ से और जब आउटर फेस कनेक्टेड होगा अर्थ से। दोनों फिगर देखो ना एकदम पैरेलल में, आपको समझ में आना चाहिए कि क्या डिफरेंस है। दिख रहा है आपको? सिलेंडर वाले में भी चेंज हो जाएगा। सिलेंडर वाले में भी चेंज कर जाएगा, पूरा डेरिवेशन आपको करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, सिलेंडर है ना इन्वॉल्व नहीं होता, इसलिए इसको डायरेक्ट आपके सामने रख दिया गया, ठीक है। डेरिवेशन करने का कोई जरूरत नहीं है, आप सीधा आंसर रखिए ना यार। अब देखो कि अगर हमारे कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट हो तो आखिर किसको सीरीज किसको पैरेलल लेंगे? बिना डाइलेक्ट्रिक के कैपेसिटर आपके सामने बना हुआ है, इसका कैपेसिटेंस आप लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, जहां ए हो गया प्लेट का एरिया और डी हो गया प्लेट्स के बीच का सेपरेशन। आप जब किसी कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट करते हैं तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब अगर आप इंसर्ट कीजिएगा तो वो दो तरह से काम करता है। जरा गौर करना, हम आपको कुछ अलग से समझा रहे हैं, फिर आपको नीचे सब एक एक करके एक्सप्लेन कर देंगे। देखो, अगर आप डाइलेक्ट्रिक को इस तरह से खड़ा खड़ा इसके अंदर इंटर कराइएगा, मान लीजिए ये एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब है K1 और ये एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब है K2, तो आप देखेंगे कि कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच का जो सेपरेशन था वो डिवाइड हुआ है। बोलो सही है? कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच का जो सेपरेशन था ना पूरा D था, वो हो सकता है D1 और D2 में डिवाइड हुआ है। और दूसरा होता है जो स्लैब आप इंसर्ट करते हैं, वो ऐसे आप कर सकते हैं कि आप ऊपर से एक स्लैब डाल दीजिए यहां तक और फिर आप एक स्लैब नीचे डाल दीजिए यहां तक, तो इस बार एरिया डिवाइड हो जाता है। बोलो सही है? यस सर। क्या दोनों फिगर आप लोग को समझ में आ रही है हम क्या बोलना चाह रहे हैं? बोलो जी, सुनाई दे रहा है? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? Yes, sir. यस सर। यस सर। ठीक। कभी भी अगर कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच का जो सेपरेशन है वो अगर डिवाइड हो, जैसे ये एक हिस्सा ये एक हिस्सा, तो जो भी कैपेसिटर्स फॉर्म होता है वो सीरीज में होता है। और अगर कैपेसिटर का एरिया, प्लेट का पूरा एरिया अगर पोर्शन में डिवाइड हो, सेपरेशन वही है ये हिस्सा और ये हिस्सा, तो याद रखना दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो सीरीज और पैरेलल पहचानने का बहुत सिंपल सा तरीका है। अगर प्लेट्स के बीच के सेपरेशन को आप बहुत सारे पोर्शन में डिवाइड करते हैं तो दे ऑल आर कनेक्टेड इन सीरीज, और अगर प्लेट के एरिया को आप डिवाइड करते हैं देन दे ऑल आर कनेक्टेड इन पैरेलल। क्या मेरा बात समझ में आ रहा है आपको? Yes, sir. यस सर। नाउ सी दैट, यहां से लेके यहां तक एक स्लैब डाल दिया गया, ये येलो वाला एक स्लैब है, और उसके बाद ये एक दूसरा स्लैब है, ये एक दूसरा स्लैब है। आप अगर ध्यान से देखेंगे, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पूरे सेपरेशन का दो हिस्सा कर दिया गया है, एक इधर D1 और एक इधर लेफ्ट हैंड साइड में D2, D1 और D2। ओके, ये देखिए, तो अगर आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो क्या आप पहले K1 वाला कैपेसिटर बाद में K2 वाला कैपेसिटर आएगा?
सो दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। ये दोनों जो है वो कनेक्टेड है सीरीज में। ये C1 को रिप्रेजेंट करता है, ये C2 को रिप्रेजेंट करता है। ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ठीक है। ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। जरा गौर करना, जब हम लोग C1 लिखेंगे, यहां फिगर पे देखते रहिएगा, तो क्या हम लोग एप्सिलॉन नॉट K1 एरिया तो पूरा A लेंगे, एरिया तो पूरा यहां से यहां तक का A लेंगे, लेकिन आप सेपरेशन लेंगे D1, तो एप्सिलॉन नॉट K1 A by D1। और जब हम लोग C2 लिखेंगे, इसका भी एरिया पूरा A लेंगे, लेकिन सेपरेशन लेंगे D2। बोलो बोलो बोलो, समझे? तो C1 और C2। अब बताओ, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड के बीच ये दोनों किस में कनेक्टेड है? सीरीज है। तो सीरीज में आप आराम से, अब एक बार निकलने के बाद आप सीरीज में आराम से इसका इक्विवेलेंट फाइंड कर लेंगे, C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। ठीक है, चलिए बढ़िया है। सीरीज में पहचानना पड़ता है, सीरीज और पैरेलल पहचानना पड़ता है। आप उसी पे काम स्टार्ट कर चुके हैं, सो केयरफुल रहिएगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अब देखिए, जब आप अगला फिगर देख रहे हैं तो आप देखेंगे कि एरिया ऑफ द प्लेट जो है वो दो हिस्से में बटा हुआ है। बोलो सही है? ऊपर वाला हिस्से में एक डाइलेक्ट्रिक है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K1। नीचे वाले हिस्से में एक दूसरा डाइलेक्ट्रिक है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K2। क्या दोनों के लिए सेपरेशन एक ही है D? तो जब कभी भी इस तरह से प्लेट का एरिया आप डिवाइड करते हैं, प्लेट का एरिया आप डिवाइड करते हैं, प्लेट का एरिया आप डिवाइड करते हैं, ऑलवेज रिमेंबर कि दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो ऊपर वाला एक C1 कैपेसिटर और नीचे वाला C2 कैपेसिटर। चलो भाई आगे आ जाओ। तो ये मेरा C1, मिलाते जाना, क्या उसको लिख दें एप्सिलॉन नॉट K1 एरिया A1 by D। हाँ सर, A1 का। और जो मेरा C2 है, इस C2 को हम लोग लिख दें एप्सिलॉन नॉट K2 एरिया A2 by D। हाँ यस सर। ठीक है। अब बिकॉज दोनों पैरेलल में है, तो अगर हमको इसका C इक्विवेलेंट चाहिए तो C1 प्लस C2 कर दें। 1 प्लस C2 से। यस ठीक है, सॉल्व कर दीजिएगा, आपको आंसर मिलेगा। चलिए बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया है। अगर आप यहां तक समझ चुके हैं तो अगला क्वेश्चन आपके लिए है, थोड़ा केयरफुल हमको है ना आंसर देने का कोशिश करना। ये देखो जरा ध्यान से, क्या बता पा रहे हैं? यहाँ पे K1 से बना है C1, K2 से बना है C2 और K3 से बना है C3। लेफ्ट हैंड साइड का पॉइंट A है, राइट हैंड साइड का पॉइंट B है। आप राइट में देखने का कोशिश ना करें, अपने से दिमाग दौड़ा के आंसर देने का कोशिश करें। आप बताएंगे कौन सीरीज और कौन पैरेलल है? C1 C2 सर सीरीज में है और दोनों एक साथ मिलके C3 के साथ पैरेलल है। C1 और C2 दोनों सीरीज में है और उसके साथ जो C3 है वो पैरेलल है। ठीक है, चलिए हम सबका वैल्यू लिखते हैं। आप उधर ना देखें, आप इधर अपना अपना क्वेश्चन का आंसर दें। मान लो जैसे हम लोग यहां से यहां तक का एरिया को AX माने हैं और ये एरिया हम लोग AY माने। ये डिस्टेंस मेरा D1 माना हुआ है, ये डिस्टेंस मेरा D2 माना हुआ है। ठीक है, टोटल D है। क्या हम लोग C1 लिखेंगे तो एप्सिलॉन नॉट K1 एरिया में बोलो क्या लिखे? AX by D1। AX लिख दें और डिस्टेंस में D1 लिख दें। यस सर। ठीक। C2 में बताइएगा एप्सिलॉन नॉट K2 एरिया में क्या लिखे? AX by D2। वेरी गुड। और जब हम लोग C3 लिखेंगे तो हम लोग लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट K3 एरिया में क्या लिखे? AY by D। AY by D, AY by D। और अब आप उसके बाद देखिए, आप लोग सब कोई देखिए कि ये दोनों किस में कनेक्टेड है भाई? सीरीज में कनेक्टेड है। इधर A पॉइंट है, इधर B, और उसके साथ C3 जो है पैरेलल में। सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। चलिए एक क्वेश्चन है आपके पास, इसका आंसर आपको बताना है। ठीक है, ये दो पॉइंट्स है आपके पास। यहां तक का जो स्पेस है
उसमें एक डाइलेक्ट्रिक है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, ठीक है, और फिर यहां तक का जो स्पेस है उसका भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, और जो नीचे वाला स्पेस आपको दिखाई दे रहा है ये दो हिस्से में बटा हुआ है, इसका भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है और K है। आप इसको 1 कहेंगे कोई भी पैरामीटर, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा, और हम बाकी सब दे देते हैं। ये एरिया है भाई a/3, ये भी एरिया है a/3, और ये भी एरिया है a/3, ये डिस्टेंस है d/2 और ये डिस्टेंस है d/2, ओवरऑल डिस्टेंस है d। आपको बताना है व्हाट इज द सी इक्विवेलेंट ऑफ दिस सर्किट, व्हाट इज द सी इक्विवेलेंट ऑफ दिस सर्किट। आप लोग सबसे पहले C1, C1, C2, C3 इन सब का आंसर आप देने का कोशिश करें। सबसे पहले बताएं C1 कितना है, चलिए बोलिए C1, बोलिए कितना है। एप्सिलॉन नॉट K a/3 और नीचे d, ऐसे ही बोलने का कोशिश करो, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट K एरिया में a/3 और नीचे d, ठीक है, वो 3 नीचे आ जाएगा, 3d हो जाएगा, मानते हैं, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर रहता है इससे। अब बताइए C2 कितना। एप्सिलॉन नॉट K a/3 नीचे d, वेरी गुड। अब बताओ आपका C3 कितना। एप्सिलॉन नॉट K a/3 by d, एप्सिलॉन नॉट K एरिया में a/3 और नीचे बोलो d/2। और आप बताओ C4 कितना। एप्सिलॉन नॉट K a/3 d/2, वही a/3 नीचे d/2, वेरी गुड, चलो सही है। अब बताइए कौन सीरीज और कौन पैरेलल है। 1 और 2 सीरीज में और 3 और 4 पैरेलल। चलिए Oh sorry, 1 or 2 parallel. C1 and C2 are in parallel, and K1 and C3 and C4 are in series. C1, C2, C3 and C4, C3 and C4, क्या ये सर्किट डायग्राम करेक्ट है। Yes sir. Yes sir. Yes sir. अब आगे आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, पहले आप इसको बनाएंगे, पहले आप इसको सॉल्व करेंगे, ओके, और उसके बाद फिर तीनों है ना पैरेलल में होगा, सॉल्व कीजिए आंसर। इज दिस क्लियर। यस सर। हाँ बोलो ना सर। 3 और 4 में जब डिस्टेंस को हाफ किए तो सर एरिया पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अच्छा, ये डिस्टेंस से एरिया को क्या मतलब, एरिया तो यहाँ प्लेट के साथ है ना। यस सर। उस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा एरिया। यस सर, यस सर। चलो बढ़िया है, यहाँ तक आपका डिस्कशन रहा, लड़ते झगड़ते मौसम से हम लोग यहाँ तक पहुंच गए। चलिए बढ़िया, एक और छोटा सा चीज है, इसको भी देख लेते हैं, ये बहुत आगे न्यूमेरिकल्स में काम आने वाला है। सर्किट का नाम है शॉर्ट सर्किट। बहुत बार कैपेसिटर आपको, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटर आपको इस तरह से सर्किट में मिलेगा कि उसका दोनों प्लेट सेम कंडक्टिंग वायर से जुड़ा हो, उसका दोनों प्लेट सेम कंडक्टिंग वायर से जुड़ा हो, उसका दोनों प्लेट सेम कंडक्टिंग वायर से जुड़ा हो। अगर कभी ऐसा हुआ कि कैपेसिटर का दोनों प्लेट, देखो कैपेसिटर का ये एक प्लेट है, ये एक दूसरा प्लेट है, अगर उसको आप सेम कंडक्टिंग वायर से जोड़ देते हैं तो कैपेसिटर के दोनों प्लेट्स के अक्रॉस में जो पोटेंशियल है वो सेम हो जाता है। अगर आपका दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया तो क्या पोटेंशियल का डिफरेंस 0 हो गया, बोलो सही है। Yes sir. और पोटेंशियल का डिफरेंस जो अगर हो गया तो क्या मेरा कैपेसिटेंस इनफाइनाइट हो जाएगा। सब कोई देखिए और समझिए, क्या मेरी बात समझ में आ रही है। यस सर। ठीक। कभी भी अगर ऐसा हो कि आपको है ना कोई भी ऐसा कैपेसिटर मिल जाए जिसका दोनों प्लेट सेम कंडक्टिंग वायर से कनेक्टेड हो, आप मान के चलेंगे दैट कैपेसिटर इज शॉर्ट सर्किटेड कैपेसिटर। और किसी भी शॉर्ट सर्किटेड कैपेसिटर का होता यह है कि उसके दोनों पॉइंट्स, दोनों प्लेट्स का पोटेंशियल सेम होता है, प्लेट्स के अक्रॉस का पोटेंशियल का डिफरेंस 0 होता है, इस वजह से उसका कैपेसिटेंस इनफाइनाइट होता है। फिर से, कोई भी शॉर्ट सर्किट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होता है। Infinite. कोई भी शॉर्ट सर्किटेड कैपेसिटर का कैपेसिटेंस इनफाइनाइट होता है। फिर से बोलो सब कोई भी शॉर्ट सर्किट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होता है। इनफाइनाइट होता है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए।
उसी शॉर्ट सर्किटेड कैपेसिटर का एक और रिप्रेजेंटेशन है कि दोनों प्लेट्स के बीच है ना इस तरह से एक वायर जोड़ा रहेगा, तो इसको भी देख के आप मान लीजिएगा कि ये शॉर्ट सर्किट कैपेसिटर को ही रिप्रेजेंट करता है, शॉर्ट सर्किट कैपेसिटर। फिर से बोलो, किसी भी शॉर्ट सर्किट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होता है? अच्छा, अगर ये छोटा सा बात अगर हम आपसे 4-5 बार बुलवा रहे हैं ना तो समझिएगा कुछ काम है, ठीक है ना? आगे है ना, गड़बड़ मत कीजिएगा, आगे देखिए ध्यान से। अब देखिए मेरे शॉर्ट सर्किट सर, आई जस्ट वांट टू आस्क अ क्वेश्चन, इज शॉर्ट सर्किट कैपेसिटर ऑफ एनी यूज? आगे कैन वी मेक अ यूज ऑफ? बिल्कुल बिल्कुल, आगे देखिए, आगे आगे देख लीजिए, आपके पास मिल रहा है इन सीरीज कॉम्बिनेशन। मान लो जैसे हमारे पास ये एक सर्किट बना के रखा गया है, आपके पास ये एक स्विच दे दिया है, इसको पहचानने से, इसको अगर देखिएगा, दिमाग थोड़ा दौड़ाइएगा तो आपका दिमाग खुद से रीड करने लगेगा कि देयर इज सम चांस ऑफ शॉर्ट सर्किट। अगर हम इस स्विच को क्लोज करेंगे तो ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, अभी नहीं है। बोलो सही है? यस सर। यस, कोई दिक्कत नहीं, चलो बढ़िया। अच्छा, अगर दोनों का कैपेसिटेंस सीसी है, दोनों का कैपेसिटेंस सीसी है, मान लेते दोनों कैपेसिटर है ना इक्वल कैपेसिटेंस का है, तो बताओ तो सीरीज में क्या इसका इक्विवेलेंट सीधा C/2 होगा? अरे नहीं, इतना स्लो रीड करता है तुम लोग। C1 C2 बाई C1 प्लस C2 नहीं, अभी हम इस पे 2 मिनट काम करेंगे ताकि हर दिन हमको इस तरह से काम ना करना पड़े। कभी भी अगर कैपेसिटर ऊपर वाला हो गया C² और नीचे वाला हो गया 2C, कट के आ गया C/2। यस सर। सब कोई भाई सुनाई दे रहा है? सुनिएगा ध्यान से। अगर दो कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस सेम हो, अगर सीरीज में रहेगा तो C/2 हो जाएगा, अगर पैरेलल में रहेगा तो 2C हो जाएगा। उसके लिए अब है ना गुना गणित करने का जरूरत नहीं। अगर 4 कैपेसिटर सीरीज में है और चारों C है तो इक्विवेलेंट C/4 हो जाएगा, और अगर पैरेलल में है तो 4C हो जाएगा। उसके लिए गुना गणित करने का जरूरत नहीं है। अब बताइए, अगर मेरे पास 12 कैपेसिटर है और 12 का 12 कैपेसिटर सीरीज में जुड़ा हुआ है तो इक्विवेलेंट कितना है? C/12। और अगर सब पैरेलल में है तो 12। तो उसमें आज के बाद इस तरह से हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ओके? ठीक है, चलिए आइए। तो अभी हम लोगों का C/2 हो गया, ठीक है? अगर तुम चाहेगा तो अलग अलग है तो ऐसे मल्टीप्लाई करके लिख लो। जैसे ही आप S को क्लोज कीजिएगा, क्या आपका C2 का वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगा? हाँ सर। कैसे पता चला कि C2 इनफाइनाइट हो जाएगा? शॉर्ट सर्किट हो। शॉर्ट सर्किट, फिर क्या बोले? Potential difference will be 0. Potential difference across capacitor will be 0. That's why capacitance will be infinite. अब जरा यहाँ पे देखो, C इक्विवेलेंट का जब आप वैल्यू निकालेंगे तो 1/C1 plus 1/infinity, 1/infinity tends to 0 ना? That's why C equivalent is C1. If that particular capacitor have capacitance C, then C equivalent will be equals to C na? Yes sir. Then what will be effect of this short circuit? जैसे आप पूछ रहे थे कि सर शॉर्ट सर्किट का यूज क्या है सर्किट में। हम ये स्विच लगा के रखेंगे, अगर हमको कभी भी अपने सर्किट का कैपेसिटेंस बढ़ाने का जरूरत पड़ जाए, मतलब ज्यादा चार्ज स्टोर करने का जरूरत पड़ जाए, कैपेसिटेंस बढ़ाने का जरूरत पड़ जाए, हम स्विच को कर देंगे क्लोज। जो मेरा कैपेसिटेंस शुरुआत में C/2 था वो फाइनल मेरा कैपेसिटेंस C हो गया, मतलब कैपेसिटेंस डबल हो गया। कैपेसिटेंस डबल होने का मतलब चार्ज को स्टोर करने का एबिलिटी डबल। इज दिस क्लियर? यस। तो जब कभी भी हमको सर्किट में ऐसा जरूरत पड़ेगा कि हम कैपेसिटेंस बढ़ाएं, तो आप इस शॉर्ट सर्किट वाले कॉन्सेप्ट को सीरीज में यूज कर सकते हैं। कोई दिक्कत किसी को समझने में? नो सर।
तो बिफोर शॉर्ट सर्किट आपका ये पूरा फिनोमेनन था जो चला, और जैसे ही आप इसको क्लोज कर दिए आपका C2 हो गया इंफिनिटी, C इक्विवेलेंट का वैल्यू हो गया C1 या C के बराबर। कैपेसिटेंस इंक्रीजेस, अब कैपेसिटेंस इंक्रीजेस तो बहुत सारा कहानी बनता है, वो आपको न्यूमेरिकल में मिल जाएगा, फिर आपको अगले दिन हम भी कुछ क्वेश्चंस करा लेंगे, देख लेंगे उसको। चलो इसी का पैरेलल भी देख लेते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन में फिर क्या होगा, देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन में C1 और C2, मान लो दोनों अभी C है, ठीक है, दोनों अभी C है, तो क्या पैरेलल में सीधा लिख दे 2C? यस सर। ठीक है। अब आप मान के चले कि आप स्विच को क्लोज कर रहे हैं। जब आप स्विच को क्लोज करेंगे, देखो हम यहाँ खड़े हैं, ठीक है, जब आप स्विच को क्लोज करेंगे तो बताइए कौन सा कैपेसिटर हो जाएगा शॉर्ट सर्किट? C1 इज शॉर्ट सर्किट। और कुछ आंसर किसी को देना है? नहीं। तो आप मान के चलिए कि आपको एक बार अगर आप उस शॉर्ट सर्किट वाले स्विच को क्लोज किए तो C1 एंड C2 बोथ बिकम शॉर्ट सर्किटेड। यस सर, C2 भी सर। कारण C1 वाला तो सभी को दिख जाता है सर कि देखिए सर शॉर्ट सर्किट हो गया, लेकिन C2 भी तो आपको देखना चाहिए ना, वो भी तो उसी हालात में है जैसा कि C1 है। बोलो सही है कि नहीं? यस सर। तो पैरेलल का खेल ये होता है कि पैरेलल में जैसे ही आप किसी एक को शॉर्ट सर्किट करते हैं उसके साथ जितना होता है सब शॉर्ट सर्किट में हो जाता है। पैरेलल में किसी एक को भी अगर आप शॉर्ट सर्किट किए तो उसके साथ जितना सब पैरेलल में कनेक्टेड है, जो भी सब पैरेलल में कनेक्टेड है, वो सब एक साथ शॉर्ट सर्किट होगा। लेकिन सीरीज में क्या था कि जिसको आप शॉर्ट सर्किट किए थे बस वही शॉर्ट सर्किट हुआ था, दूसरे पे इफेक्ट नहीं पड़ा था। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है। तो जब कभी भी आपके पास न्यूमेरिकल रहेगा, इसका कॉन्सेप्ट रहेगा, आपको ये मान के चलना है कि whenever any capacitor is short circuited, its capacitance becomes इनफिनाइट या इंफिनिटी। ठीक है ना, उसका कैपेसिटेंस इनफिनाइट हो जाता है। नाउ सी दैट अ स्मॉल एग्जांपल, ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल है, देख लो अच्छे से, ये छोटा सा एग्जांपल है। मान लो हम इसका नाम 1 2 3 4 रखे, सब देखो सब सी है। सोच के बताना, बिफोर एस इज क्लोज्ड, एस ओपन है, एस है मेरा ओपन अभी, बताओ तो सी इक्विवेलेंट कितना है, देख के बोलो, देख के। 1/4 5/4 बोलो सही है? 5/4 माइक्रोफैराड, बोलो सही है कि नहीं? हाँ सर। हाँ, अब बोलो अगर हम एस को क्लोज कर दें व्हाट विल बी न्यू सी इक्विवेलेंट? 2.5 कितना? 5/3 सर 5/3 5/2 because both combined become short circuited. So 1/5 1 by infinity 1 by C equivalent. ओके, तो आपके पास आ जाएगा C equivalent will be equals to 5/2। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है, इस तरह से आपको है ना क्वेश्चंस को सॉल्व करना है शॉर्ट सर्किट का। चलिए इस क्वेश्चन को देख लीजिए, हम इसको कंप्लीट नहीं करना चाहते, बस हम आपसे पूछना चाहते हैं बिफोर स्विच इज क्लोज मतलब स्विच ओपन है। कोई आप में से बता सकता है कि व्हाट विल बी द सी इक्विवेलेंट ऑफ दिस सर्किट? C/2। व्हेन स्विच इज क्लोज्ड, जब स्विच क्लोज हो गया, व्हाट विल बी न्यू सी इक्विवेलेंट ऑफ द सर्किट? C बिकॉज 1 by infinity 0 खत्म, C। यस सर, डबल C तो कैपेसिटेंस बढ़ा ना? यस सर। कैपेसिटेंस बढ़ा है तो बैटरी को एक्स्ट्रा चार्ज भेजना पड़ेगा ना, क्योंकि कैपेसिटेंस बढ़ा तो ज्यादा चार्ज रखेगा आप अपने ऊपर। तो आपसे पूछा गया व्हाट विल बी द एक्स्ट्रा चार्ज व्हिच इज सप्लाइड बाय द सेल। अब हम इसमें कुछ नहीं बताना चाहेंगे, हम चाहेंगे आप लोग ये सब, ये आपके एचसीबी का क्वेश्चन है 46, आप इसको सॉल्व करके आइएगा। ओके, तो आपके पास कैपेसिटर का यहां तक का आज का डिस्कशन रहा। अगले दिन जब आप बैठे, आपसे ये अपना नम्र निवेदन है कि आप है ना कैपेसिटेंस का यहां तक सारा का सारा फॉर्मूला कॉन्सेप्ट रिवाइज करके आए। शुरुआत के हाफ एंड we have to find out in this question sir?
You can find these questions in HCB as well as your DPP. HCB जो आपका एस वर्मा का बुक है उसमें आपको मिलेगा, आपका जो DPPs है उसमें मिलेगा, और अगले दिन का वेट करें, आपके पास बहुत सारा क्वेश्चन है जहां हम लोग को है ना नेक्स्ट डे है ना काम करना है। आपको इसमें रैपिड फायर ऑफ कैपेसिटर है जिसमें कैपेसिटर का काम क्वेश्चन डाल के रखा गया है, हम लोग नेक्स्ट डे इस पे काम करेंगे। ये सारा क्वेश्चन डाला हुआ है तो अगले दिन इस पे काम करना है, सो नेक्स्ट डे का इंतजार करें। बस हम यही बोल रहे हैं, पढ़ के रखिएगा, पढ़ के रखिएगा, ये सब सारा क्वेश्चन तुरंत सॉल्व होगा, कोई दिक्कत नहीं। ओके, नेक्स्ट डे से आगे, ठीक है। थैंक यू। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.